अब यहाँ पर बेटा आपके पास ये जो प्रैक्टिकल एनालिसिस है ये सब आपके पास जो दी गई है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं बेटा, तो आपकी इंथैल्पी है जो चेंज इन एनर्जी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, और उसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, इन्होंने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया है, अगर आप इस बुक की इसको केमिकल एनर्जेटिक्स की इसके अंदर सैंपल में देखें, इन्होंने क्या लिया है, रिएक्शन किस चीज का करवाया है, अगर आप इसको गौर से देखें रिएक्शन में इन्होंने जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो वो चेंज हो जाएगा इसके अंदर जिंक सल्फेट और कॉपर में। अच्छा, क्योंकि अभी नगी आपने मेटल्स नहीं पढ़ा है, मेटल्स नहीं पढ़ा है ना अभी हमने, मेटल्स का चैप्टर पढ़ा, हेलो, पढ़ा है मिस। पढ़ा है ना, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में तुमने पढ़ी होगी बेटा। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है कि अगर जिंक जो है ना इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट, तो ये जो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर करवा रहे हैं ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, जिसके अंदर जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव वो क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। सही है, और जो सोल्यूशन बनाएगा वो कौन सा सोल्यूशन बनाएगा बेटा, जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है ना उसमें फ्री हो जाएगा, ठीक है ना, कॉपर आपका क्या हो गया बेटा, फ्री हो गया, सोल्यूशन क्या बन गया था हमारे पास, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा और कॉपर फ्री हो जाएगा। इस पूरे केमिकल रिएक्शन में देयर इज चेंज इन थर्मल एनर्जी। अब वो जो चेंज आएगा आपके पास, आप उसको नोट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली हम इस चीज को कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना बेटा। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले हमें एपरेटस क्या चाहिए होगा, ठीक है, आपके पास बेटा एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या लिया बेटा, एक एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन कप लिया है, ठीक है ना, उसको उन्होंने किस में रखा है, बीकर में, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अगर आप इसको रीड करें तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, दे प्लेस एन एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन कप। पॉलीस्टीरीन कप क्या होता है बेटा, इंसुलेटर। पॉलीस्टीरीन कप जैसे अक्सर आप मजारिस वगैरह के अंदर जाते हैं वैसे नॉर्मली जाते हैं, तो उसके अंदर आपके पास टी या कॉफी के लिए आपको एक व्हाइट कलर का पॉलीस्टीरीन कप दिया जाता है, उसमें आपके पास क्या होता है, बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक एन इंसुलेटर, थर्मल एनर्जी इजीली ट्रांसफर नहीं होती, तो आपकी जो कप ऑफ टी है वो हॉट रहता है उसमें। सही है? तो आप बेसिकली थर्मल एनर्जी को लॉस होने से बचाने के लिए आपने पॉलीस्टीरीन कप लिया है, आपने डायरेक्टली ना इस सोल्यूशन को बीकर में नहीं डाला है, आ रही बात समझ में, तो उन्होंने पहले जी मिस। एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन कप है उसको बीकर में रखा, ठीक है, और फिर उस कप के अंदर उन्होंने 1 मोल पर डीएम क्यूब, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो है बीकर के अंदर पॉलीस्टीरीन कप के अंदर डाला है। यानी आपके पास अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो इसका एपरेटस कैसे होगा, एक बीकर है, ठीक है बेटा, उस बीकर के अंदर उन्होंने क्या रखा है, एक पॉलीस्टीरीन कप रखा है, ठीक है ना, और इस पॉलीस्टीरीन कप के अंदर उन्होंने 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो प्लेस किया है, ठीक है बेटा। सही। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने अब इसमें थर्मोमीटर इंसर्ट किया। थर्मोमीटर क्यों इंसर्ट किया बेटा, थर्मोमीटर इंसर्ट किया ताकि वो इसका इनिशियल टेम्परेचर नोट कर सके। यहाँ पर इन्होंने इसके अंदर फिर थर्मोमीटर को इंसर्ट किया है इसमें, थर्मोमीटर की मदद से क्या होगा कि जो इनिशियल टेम्परेचर है ना वो नोट कर, ठीक है ना, थर्मोमीटर की मदद से आपका इनिशियल टेम्परेचर आ गया T1, राइट, तो आपका इसका सही। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पॉलीस्टीरीन कप लिया, पॉलीस्टीरीन कप के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया 1 मोल पर डीएम क्यूब का, और फिर इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया यूजिंग थर्मोमीटर, क्योंकि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि आपने एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसे किया। आपने दूसरा क्या करना है, क्योंकि आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एनर्जी रिलीज, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको वो थर्मल एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वो फाइंड आउट करना है। दूसरा काम फिर उन्होंने क्या किया कि आप उसमें जिंक को ऐड करेंगे, उन्होंने उसका मास लिख दिया कि उन्होंने 5 ग्राम्स ऑफ, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है 5 ग्राम्स ऑफ जिंक पाउडर जो है उन्होंने उसको ऐड किया। जब 5 ग्राम्स ऑफ जिंक पाउडर ऐड किया है एक्सेस में, विच इज एन एक्सेस, जो कि एक्सेस में है इनके हिसाब से, ठीक
है, इन्होंने कैलकुलेशन की होगी तो उसके हिसाब से जो 5 ग्राम्स ऑफ जिंक वाटर जिसमें जिंक पाउडर ऐड कर रहे हैं, इट इज बेसिकली इन एक्सेस। जब वो ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थर्मोमीटर में राइज होगा। जो टेम्परेचर मैक्सिमम वो पहुंचेगा, यानी जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो रीच करेगा, उसको हम नोट कर लेंगे एज T2। यानी एक तो आपने T1 रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा टेम्परेचर आप T2 रिकॉर्ड कर लेंगे। T2 क्या होगा, जो हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उसको आपने नोट कर लिया। ठीक है, फिर आप क्या निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर फिर आप फाइंड आउट करेंगे। फिर आपने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया, दैट इज व्हाट, डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, जो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, T2 माइनस T1। ये चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अब आपको क्योंकि मालूम करना है द थर्मल एनर्जी दैट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। सही बेटा, अब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन ये आप निकालेंगे जो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पढ़ा था। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने कहाँ पे पढ़ी थी बेटा, फिजिक्स में पढ़ी थी। फिजिक्स में आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दैट इज व्हाट, C इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर को हम डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे। सही है ना, इससे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, चेंज इन एनर्जी दैट इज रिलीज टू द सराउंडिंग। यानी हम इसमें ये जो डेल्टा एनर्जी, डेल्टा ई जो है, जो इन्होंने लिखा है कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, स्पेसिफिक कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा थीटा, जो ऊपर इन्होंने फॉर्मूला लिखा है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे मास किस में मेजर किया है बेटा, ग्राम्स में मेजर किया, ठीक है, तो इसीलिए, वरना वैसे वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किलोग्राम से, वो कितनी होती है 4200, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और किलोग्राम सही। सेल्सियस, ठीक है ना, ये आपका इसके पास यूनिट था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि आप क्योंकि ग्राम्स में मेजरमेंट कर रहे हैं, आपने जो जिंक पाउडर है वो ग्राम्स में लिया है, इसीलिए हम इसको ग्राम्स में कंसिडर करेंगे। तो हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ग्राम्स में कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास 4.2 जूल्स पर ग्राम्स पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ग्राम्स में आपके पास, क्योंकि आपको ये पता है कि किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, और वो यहाँ पे किलोग्राम डिवीजन में मतलब डिवाइड हो रहा है, और 4000 को आप डिवाइड करेंगे 4200 से तो 4.2 हो जाएगा। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी की वैल्यू आपके पास 4.2 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस आती है, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ वाटर। मास आपके पास आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है ना, कि मास आपके पास कितना था, तो आप मास ऑफ सोल्यूशन मेजर कर लेंगे। मास ऑफ सोल्यूशन के अंदर आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आप यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सोल्यूशन का मास जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यू कैन मेजर द मास ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। द मास ऑफ द सोल्यूशन आप मेजर कर लेंगे। उसके बाद आपके पास स्पेसिफिक कैपेसिटी, आपको क्योंकि सोल्यूशन में बेसिकली मेन क्या चीज है, वाटर है, तो इसीलिए आप स्पेसिफिक कैपेसिटी किसकी लेंगे, वाटर की लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर T1 T2 आपने थर्मोमीटर की मदद से मालूम कर लिया है। जब आप इसको इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, देन यू विल गेट द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। प्रैक्टिकली यानी अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई जी बेटा, मिस। इसलिए हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब कुछ क्वेश्चंस है बेटा आपके पास। क्वेश्चंस कहते हैं व्हाई इज एन एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन कप यूज्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। पॉलीस्टीरीन क्यों लिया है, बता सकते हैं? जी रखिए, पॉलीस्टीरीन कप क्यों लिया, डायरेक्ट बीकर में क्यों नहीं डाला? जी लकी, जल्दी बता। मिस क्योंकि वो बीकर डैमेज भी हो सकता है ना। देखो बेटा, अगर आप पॉलीस्टीरीन कप नहीं लेंगे, बीकर लेंगे, तो आपकी थर्मल एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में लॉस हो जाएगी ना। आपको एक्चुअली में जो थर्मल एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मेजर करना है ना।
अच्छा हाँ। ठीक है, फिर आपका टेम्परेचर उसका प्रॉपर राइज नहीं हो पाएगा आपके सोल्यूशन का, साइडों से ही सारी थर्मल एनर्जी लूज होना शुरू हो जाएगी। अगर तुमने बीकर में डाल दिया तो बीकर ऑफकोर्स वो ग्लास का बना है, ग्लास इज ऑल्सो एन इंसुलेटर, लेकिन पॉलीस्टीरीन का इज अ वेरी गुड इंसुलेटर देन द ग्लास। उसकी वजह से बेटा मसला क्या होगा, क्या आपकी जो थर्मल एनर्जी है ना वो कहाँ पे लॉस हो जाएगी, सराउंडिंग में लॉस होगी, आपकी जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है फिर आप जो थर्मल एनर्जी रिलीज है टू द सराउंडिंग, आप उसको उस तरह से मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो राइज है वो क्या रहा है कि आपकी सराउंडिंग में लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उतना आपके जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा राइज नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, फिर आपकी वैल्यूज गलत है, सही। इसीलिए आपने उसको एक्सपेंडेड, आप इसमें लिखेंगे व्हाई इज एन एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन कप इज यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी टू द सराउंडिंग, right? What is the purpose of placing the expanded polystyrene cup into the beaker? बीकर में क्यों रखा उसको? ताकि मैक्सिमम टेम्परेचर नोट हो सके। एक तो वो उसको होल्ड भी आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में तो गर्म भी होगा ना, गर्म भी होगा, तो उसको होल्ड करने के लिए भी फायदेमंद है, उसके अलावा डबल इंसुलेशन हो जाएगी। एक तो ग्लास की वजह से बीकर और जो पॉलीस्टीरीन कप है उसके दरमियान एयर भी आ जाएगी ना, एक तरह से आप देखें तो जो साइड वाली वॉल्स है उसमें डबल इंसुलेशन आ गई, यानी जो पॉलीस्टीरीन कप है वो खुद इंसुलेटर है, और बीच में ग्लास आ गया आपके पास, ग्लास और जो पॉलीस्टीरीन कप है उसके बीच में भी एयर है, ठीक है ना, अगेन एयर इज एन ऑल्सो इंसुलेटर, ठीक है ना, तो अब आपके पास क्या हो गया, एक तरह से डबल इंसुलेशन आ गई, डबल इंसुलेशन आ गई, और आप फिर उसके अंदर जो पॉलीस्टीरीन कप है उसको आप इजीली जो है ना होल्ड भी कर सकते हैं विद इन द बीकर। आप उसमें जिंक ऐड करें वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, तो आप उस हॉट कप को जो है वो इस तरीके से टच नहीं कर सकते, आप उसको बीकर में रखते हैं, आप उसको भी टच करना भी आसान होगा। आई बात समझ में? यानी सही। करना होल्ड करने में भी आसानी होगी, उसके अलावा डबल इंसुलेशन हो जाएगी सही, बीच में एयर गैप भी आ जाएगा आपके पास, राइट, तो उस वजह से थर्मल एनर्जी लॉस है वो और भी प्रिवेंट होगा। तो दो चीजें ऐसे, एक तो होल्डिंग का भी आप कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, दो मार्क्स आगे तो आप ये बता सकते हैं इजीली क्या, सेकेंडली आप ये भी बता सकते हैं बिकॉज द एयर गैप इज आल्सो glass and the polystyrene cup, that's why it will prevent more heat loss to the surrounding, ठीक है। Why the mixture stirred after the zinc is added? Stir क्यों करेंगे, ताकि जो उसका राइज इन टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली राइज, क्योंकि थर्मोमीटर तो एक जगह पे होगा ना बेटा, थर्मोमीटर का जो बल्ब होगा वो एक एंड पे मौजूद होगा, चारों तरफ तो नहीं होगा ना। आप क्या चाहेंगे कि जब जिंक पाउडर ऐड हो तो ओवरऑल पूरे जो मिक्सचर है उससे रिएक्ट करे ताकि आपका जो टेम्परेचर राइज हो ओवरऑल पूरे मिक्सचर का सेम राइज हो, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म टेम्परेचर व्हाट यू विल डू, यू विल मिक्स द जिंक एडेड, ठीक है ना, इसीलिए आप उसको स्टिरिंग करेंगे फॉर सही। यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ठीक है ना, फॉर द मेजरमेंट ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर व्हाट यू विल डू, यू विल मिक्स यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेजर करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर मेजर करने, ठीक, मतलब जहां पर आपका वो जिंक पाउडर गिरा होगा वहां पे रिएक्शन फास्ट हो रहा होगा, और वहां पे गर्म ज्यादा हो रहा होगा, दूसरी जगह पर इतना गर्म नहीं होगा, ठीक है। सही। यूज दिस क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट टू दिस एक्सपेरिमेंट, थिंक ऑफ अ पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट। पॉसिबल और सोर्स क्या है आपके पास, क्या पॉसिबल सोर्स है आपके पास और एरर हो सकता है, तुम खुद से जवाब दो तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं बताती हूँ आपका आंसर। देखो एक एक कमी अभी भी लग रही है, ठीक है ना, वो कमी क्या है कि ऊपर से बीकर है या पॉलीस्टीरीन का है, मतलब उस पर कोई लिड नहीं है, आपने सराउंडिंग का तो ख्याल कर लिया है, जो आपकी साइड वॉल्स हैं उसका तो आपने ख्याल कर लिया है कि आपने उसको पॉलीस्टीरीन कप में रखा, फिर पॉलीस्टीरीन कप को बीकर में रखा, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग की वॉल्स हैं उससे तो टेम्परेचर लॉस होना आपका काफी हद तक मिनिमाइज हो गया, लेकिन ऊपर का जो उसका है सरफेस वो तो ओपन है, अगर आप उसमें यू विल प्लेस अ लिड ओवर इट, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर कोई लिड लगाते हैं तो जो थर्मल एनर्जी आपकी ऊपर से लॉस हो रही है सराउंडिंग में वो भी रिड्यूस हो जाएगी,
सारी बात समझ में। तो फिर हम क्या जी कर मिस। सकते हैं बेटा, जो सोर्स ऑफ एरर आ रहा है उसको ये बता सकते हैं कि open from the upper side, so there is possibility of loss of thermal energy from the surface of the mixture। ठीक है बेटा। तो आप उसके लिए इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट आप ये कर सकते हैं कि प्लेस अ लिड ओवर इट। ठीक है, जिसमें लिड है, फिर प्लेस अ लिड ओवर इट विद अ होल, जिसके अंदर आप उसको थर्मोमीटर को पास कर सके, और अनदर होल फॉर द पैसेज ऑफ द स्टिरर, जिसके हिसाब से स्टिर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह के कैलोरी मीटर एक डिवाइस बाकायदा लैब में अवेलेबल होती है, जिससे हम चेंज इन थर्मल एनर्जी को मेजर करते हैं। उन्होंने इसमें डिस्कस नहीं मिस, किया, बीकर और पुलिस। लिड इसलिए चाहिए, हाँ लिड इसलिए चाहिए ना ताकि जो टेम्परेचर है वो एस्केप ना करे और टेम्परेचर लो ना हो। हाँ, जाहिर सी अगर थर्मल एनर्जी आपकी बाहर लॉस हो जाएगी तो फिर जो टेम्परेचर जितना राइज होना चाहिए था ना उस मिक्सचर का जिंक ऐड होना चाहिए, उससे थोड़ा आपको कम फील होगा, कम नोट कर पाएंगे। सही। सही है, जिसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी एक्चुअली जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है ना उस जिंक के ऐड होने की वजह से वो आप कम मेजर कर पाएंगे, प्रोड्यूस ज्यादा हो रही होगी तब पे। लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो साइड वॉल से रिलीज हो रही है या वो ऊपर से रिलीज हो रही है, इसलिए आप उस लॉस इन थर्मल एनर्जी को मेजर नहीं कर पा रहे। तो जाहिर मेजर नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब उसका मिक्सचर का टेम्परेचर इतना राइज नहीं हो पा रहा जितना उसको होना चाहिए। अगर आप उस थर्मल एनर्जी को उस तरह से लॉस नहीं होने देंगे, सराउंडिंग से प्रिवेंट करेंगे, तो जो आपका मिक्सचर है ना उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। राइट। सही। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप मिनिमाइज करेंगे कि जो थर्मल एनर्जी लॉस हो रही है होगी वो सराउंडिंग में लॉस, लेकिन आप उसको फौरी ना लॉस करवाएं। तो ग्रेजुअली तो लॉस होना ही है, टेम्परेचर उसका एक मैक्सिमम तक इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद वो बाद में होगा। इनिशियल आप मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर कर पाए उस सोल्यूशन का, ताकि आपके पास सही जो थर्मल एनर्जी जो लॉस होगी ना बाद में सराउंडिंग में आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। सही। अच्छा, अब जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपको बता दें 19.5 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड इज अबाउट 26.9। अब वो आपको थर्मल एनर्जी निकालने के लिए कह रहे हैं, तो आसानी से आप निकाल लेंगे, 4.2 रखेंगे। use the relationship above to determine the thermal energy transferred into, assume that the density of the copper sulfate solution is 1 gram per centimeter। कैलकुलेट द नंबर ऑफ। अच्छा, ये जो मोल्स की कैलकुलेशन है, बिकॉज अभी हमने मोल्स पढ़ा नहीं, मोल्स ही पढ़ा है ना यहाँ पे, देखिए ये मोल्स तो नहीं है ना हमने, तो फिर ये मोल्स की वजह से इसको रहने दें। नहीं गया। ठीक है, क्योंकि हमने डेंसिटी बता दी ना आपको यहाँ पे 1 ग्राम/dm, तो डेंसिटी की वजह से हम ना मास निकाल लेंगे फिलहाल, क्योंकि इन्होंने जो पॉलीस्टीन काटा है उसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बताया था ना, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएनए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वॉल्यूम उन्होंने बताया था। डेंसिटी आपको पता है, तो उससे आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, तो फिर आपके पास मोल्स भी आ जाएंगे। मोल्स का फॉर्मूला होता है, बिकॉज हमने भी नहीं पढ़ा था, उसको छोड़ देते हैं। ये वाले जो नीचे वाले पार्ट्स है ना 5 से लेकर 8 तक, 5 से लेकर 8 तक आप करेंगे तब हम इंशाल्लाह मोल्स पढ़ेंगे, अभी आप इसको रहने दें। सही है। सही। यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ पूछना तो नहीं है, फिर बेटा क्लियर है ना हमें। सही।
ये वाले सवाल आ ना बेटा, इनमें से आप काफी ना इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे नंबर 1, स्टील which of the following process are endothermic and which is exothermic? The breaking of a chemical bond, ये तो तुम अभी बता सकते हो, एंडो एक्सो। नंबर 1 देखो तो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस का पर वाला तो एंडो है, फर्स्ट वाला, ठीक है। दूसरा वाला केमिकल एक्सो बॉन्ड है। एक्सो। अच्छा, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, द टेबल शोज बिलो द बॉन्ड एनर्जी डेटा फॉर अ सीरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूज्ड इन फॉर्मिंग इन द गिवन टेबल टू कैलकुलेट द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज द प्रोसेस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? अब इस वाले के अंदर बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इथेनॉल का फॉर्मूला लिखने के लिए आना चाहिए। कर सकते हो ये वाला, इथेनॉल का फॉर्मूला? इस कंबशन यानी ऑक्सीजन। कंबशन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करवाओगे? मतलब आप पहले इसकी वैसे केमिकल इथेनॉल का तो सी एच, वो है ना, CH3CH2OH। C2H5OH। चलो फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, C2H5OH। मुझे ऐसे पता कि तुमने नहीं पढ़ा, सही। एक मिनट रुको। एक मिनट। क्लियर हो रहा है स्क्रीन पर? हाँ। तो मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे बेटा इथेनॉल है ना, पहले तो इथेनॉल की कंबशन, C2H5OH इसका फॉर्मूला, क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं इक्वेशन लिखवा रही हूँ। सॉरी, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होगा तो इसको कन्वर्ट किसमें होना है बेटा? कंबशन रिएक्शन में आपको हमेशा पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनती है, सही। अच्छा, अब इसमें देखो कितने तुम्हारे पास बेटा कार्बन है, 2 कार्बन है। अच्छा, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कार्बन लगाए जाते हैं। कार्बन आपके 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं बेटा आपके पास, जरा देखें, 5 6 हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे 3 लगा दिया, सही है। तो 3 2 सही। 6, 6 आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को करते हैं, ऑक्सीजन अलग से। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे बेटा 2 2 4, 4 + 3 कितने हो रहे हैं, 7, सही है। और तुम यहाँ पर अगर बैलेंस करोगे तो तुम्हारे पास कितने हो रहे हैं बेटा, 3 हो रहे हैं। तुम उसको 7 कैसे करोगे? 7 करने के लिए तुम सिंपल यहाँ पे 3 लगा दो, 3 2 6, 6 + 1 7 हो गया, हाँ। सही है। बैलेंस हो गई क्या मेरी इक्वेशन? यहाँ पर अगर तुम अब ऑक्सीजन देखो तो तुम्हारे पास कितने हो गए, 4 यहाँ पर है, 4 + 3 7 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे भी 3 2 6, 6 + 1 7 हो गया। हाइड्रोजन देखो हमारे पास 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है और इधर भी 3 2 6 हो गए। कार्बन यहाँ पे सही। कितना, यहाँ पे भी 2 है। बैलेंस हो गई इक्वेशन, हाँ। सही। अब सबसे पहले तुमने बैलेंस कर लिया बेटा। अब इसके अंदर तुम इसको ना ओपन फॉर्म में लिखो, जैसे बॉन्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, ताकि तुम बॉन्ड्स देख सको कि कौन कौन से बॉन्ड्स है तुम्हारे पास। जैसे तुम्हारे पास C2H5 है, तो C2H5 को अगर मैं बॉन्ड्स की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि ये आपने नहीं किया हुआ, इसलिए अगर मैं आपको एग्जामिनेशन में दूंगी ना तो मैं आपको इस तरह लिख के दूंगी, क्योंकि अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसे लिखना आता नहीं। समझ में आएगी बात नहीं? जी बस। लेवल पे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपको ये नहीं लिखना आता, तो जब मैं दूंगी तो मैं आपको यूं लिख के दूंगी। अब आ रहा है समझ में? जी बस। सही है, ये फॉर्मूला इसमें फंसा तो नहीं है। अब उसके बाद किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स है, कार्बन बीच में आ गया ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, सही है। ये चीज क्लियर हो गई। इसी तरह जो जी बस। वाटर है इसके 3 है बेटा, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, सही। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जामिनेशन में देती हूँ तो मैं ये चीज आपको लिख के दूंगी इतना, सही है, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसकी नहीं आती। अब आपने सिंपल इसमें बॉन्ड्स काउंट करने हैं पहले,
मैं एक सिंपल इक्वेशन लिख लेती हूँ। आपके पास बेटा जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। अब पहले देखो कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। Absorb 5। in bond breaking, ठीक है ना। तो कितने आपके पास 5 है, आपको जो नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 कार्बन हाइड्रोजन। तो 5 तुम्हारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। उसकी एनर्जी तुम ऊपर से लेते हो। कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है, एक है। एक तुम्हारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सही है ना। फिर दूसरा तुम्हारे पास बेटा क्या नजर आ रहा है तुम्हारे पास, कार्बन ऑक्सीजन। ऊपर देखो कार्बन ऑक्सीजन है दिया हुआ है। तो एक तुम्हारे पास कार्बन ऑक्सीजन है, राइट। तीसरा तो मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड नजर आ रहा है, सही है। फिर तुम्हें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक है, लेकिन इसके 3 मॉलिक्यूल्स है। तो क्या करोगे इसमें, 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि बॉन्ड एक है लेकिन 3 मॉलिक्यूल्स है। तो फिर तुम्हारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एनर्जी से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये टोटल आ जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब इन बॉन्ड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में यही लगा देना, ठीक है। अब ऊपर से आप एनर्जी मूव कर सकते हैं, 5 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन कितना भी 5 टाइम्स 435, 35 प्लस कार्बन कार्बन कितना 347, कार्बन ऑक्सीजन कितना 358, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 464, फिर 3 टाइम्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 497, सबका टोटल करोगे। जल्दी से टोटल बताओ। जी मिस कर रहा हूँ। हाँ टोटल किया। 5 टाइम्स 435 प्लस 347 प्लस बस 4835 आ रहा है। 4, इसी है ना 4835 किलो जूल्स। अब दूसरे वाले के देखो एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी वेस्ट। कार्बन और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दो सॉरी 2 बॉन्डिंग है, ठीक है ना। 2 बॉन्ड्स हैं और 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 2 4 हो जाएगा, सही है। और फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सही है। और ये है ना हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 और 2 बॉन्ड्स हैं, तो 3 2 6, सही है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सही। फिर हो जाएगा 4 टाइम्स। अब देख लो डबल बॉन्ड क्या है भाई, कार्बन ऑक्सीजन का इसका डबल बॉन्ड तो क्या है, कार्बन ऑक्सीजन 803 प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन 464, कितनी आ रही है भाई देखो बराबर।
हाँ, क्या आंसर आ रहा था? जी बेटा, क्या आ रहा है? 5996। 5996, इसको माइनस कर देना उससे। डेल्टा एच क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? डॉट कितना एनर्जी एब्जॉर्ब तुम्हारी आएगी? 4835 माइनस 5996। -1161। ये टेबल में देख लो, किलो जूस पर मोल है। हाँ, तो किलो जूस पर मोल आ गया। किलो जूस पर मोल यानी 1 मोल ऑफ इथेनॉल। 1 मोल अगर इथेनॉल को आप बर्न करेंगे तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? -161 किलो जूल ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा सराउंडिंग। जैसे आपका जो फॉर्मूला है, ये 1 मोल है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता ना, ये वन, इसका मतलब वन है। इट्स रिप्रेजेंट, इट इज व्हाट, 1 मोल। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ इथेनॉल विल प्रोड्यूस -1161 किलो जूल ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग जब आपके पास कंबस्ट होगा वो। सही, क्योंकि सही। नेगेटिव में आ रहा है तो आप जैसे सेकंड पार्ट में पूछा हुआ, इज द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो आप इसमें क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक है। और अगर वो आपसे इसकी डिस्क्रिप्शन पूछे 3 नंबर की, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो बॉन्ड, the amount of energy that is released in bond making is more than the amount of energy absorbed in bond breaking. That's why the overall reaction or the change in energy is released to the surrounding. That's why जो आपके पास burning of ethanol is an exothermic reaction. ठीक है, वो जो एक्सप्लेनेशन 3 नंबर की लिखवाई थी वो भी इसमें पूछी जा सकती है साथ में। क्लियर होगी वाली बात यहाँ तक? सही। सही है। कॉपी कर लिया था ना बेटा वहाँ? जी मिस। अब ये जो है ना, ये आपसे थोड़ा सा टेक्निक के बारे में पूछा गया था। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस फ्रैक्शन। अच्छा, इसके ना तुम तकरीबन सारे कर सकते हो। सिर्फ वो चीज के मोल्स जनरेट करने हैं या पर मोल जो है वो कितनी एनर्जी, क्योंकि आप मोल्स ही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी आपने मोल्स का चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे कितनी मोल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे इसमें समझ में आ रहा है कि 1 मोल जो है वो, जैसे अभी जो लास्ट हमने पढ़ा उसमें 1161 किलो यूज कर रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट मोल्स होंगे तो कैसे आप निकालेंगे? वो जब आप मोल्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं उसके आगे के पार्ट्स आपको इसके समझा दूंगा, आप वो भी आराम से कर लेंगे। अगर इस तरह के सवाल आएंगे ना, तो वो आप बुक के सिर्फ आखिर के कुछ पार्ट्स होंगे वो नहीं अटेंड कर पाएंगे, अदरवाइज ये पूरी एक्सरसाइज आप अटेंड कर सकते हैं। सही है, तो अभी आपके पास जो सही। आशूरा है उसके अंदर आप कोशिश करें कि इस चैप्टर के जो आपको टाइम मिले तो आप इसकी पूरी एक्सरसाइज करें। इसके कुछ पास पेपर्स जो है अगर मुझे अभी मिल जाते तो मैं शेयर कर देती हूँ, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के। ठीक है, एमसीक्यूज एटलीस्ट उसके देखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इंडोर एक्सो का। अभी तो मैं काफी हद तक आ गई, मतलब एमसीक्यूज वगैरह इसके शेयर कर दीजिए ताकि तुम इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। और याद रखना कि आखिर में मैंने तुम्हें यहाँ तक पढ़ाया है ताकि फिर मैं इसके आगे चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, सिर्फ पास पेपर्स की प्रैक्टिस और इसका टेस्ट, ये आपका आशूरे के बाद वाली क्लास में होगा। सही है बेटा? सही। वैसे तो प्रीवियस जो थी मैंने जो मतलब तुम्हारे उसमें एग्जामिनेशन में ली थी जो तुम्हारी क्लासेस, वो मैंने 5 क्लासेस पहले ली थी। ठीक है बेटा? और अभी शायद मुझे सही। याद नहीं आ रहा, मैंने फ्राइडे को भी तुम्हारी क्लास ली थी ना, सैटरडे को तुम नहीं पढ़ पाए थे शायद मेरे हाथ से, है ना? फ्राइडे को ली थी ना तुम्हारी मैंने क्लास, मुझे याद आ रहा है शायद मैंने तुम्हारी फ्राइडे की क्लास ली थी। तुम्हारी अभी एक और क्लास और हो गई है और इस वीक की 2 क्लासेस हो गई। तुम्हारी वैसे जो क्लासेस थी ना वो कवर हो गई, जो तुम्हारी 2 हफ्ते की क्लासेस होगी। सही है? सही।
फिर इंशाल्लाह आशूरे के बाद में मैं लूंगी, लेकिन उसमें आपने करना क्या है बेटा, ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है, इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, और मैं अभी तुम्हें एमसीक्यूज का पेपर दे रही हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे ताकि आपको आ जाए। ये आप कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो मोस्ट वाली चीजें वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे उसको वहां से पार्ट छोड़ देना, लेकिन और उसके अलावा बाकी सारी चीजें आप पूरी एक्सरसाइज का अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो आप कोशिश करेंगे घर में बैठ के उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आ रहा हो तो मुझे शेयर कर देना, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जवाब दे दूंगी। सही है। और एमसीक्यूज में मैं सही। शेयर कर रही हूँ तुमसे उठा के, तो आपको जो नहीं आ रहे हो वो आप मुझे शेयर कर